चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके टॉप से क्या है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है, कहीं को देखा जा रहा है, किसको? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो भाई एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से आप टावर के टॉप पे देख रहे हैं और क्या दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भाई बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऊपर को होता है ना। तो यानी बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं और टावर के टॉप पे, तो जाहिर सी बात है टावर ऊपर होगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी कि टावर ऊंचा है। इस बात से हमें क्या पता चलता है? टावर क्या है? ऊंचा है। बिल्डिंग के टॉप से नीचे को देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता। ऊपर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि टावर क्या है? ऊंचा है। ठीक, तो हमने एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग खींची, एक टावर खींचा। टावर की ऊंचाई हमको पता नहीं, लेकिन ये पता है बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा है। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हैं टावर के टॉप पे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कहाँ से बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल से। तो एक डैश 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 करके हमने लाइन खींची और ये कितनी दे दिया? एंगल कितना दे दिया इसको? 60 डिग्री। ठीक, आगे चलते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज, यानी कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, यानी ये यहीं से, यानी किसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? उसका कितना दिया है? 45 डिग्री। तो कौन सा एंगल? क्या ये वाला एंगल होगा या ये वाला होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, एंगल जब भी लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल से। तो ये हॉरिजॉन्टल है, वहाँ से एंगल लिया जाता है। तो कितना दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह ये 45 डिग्री हो गया। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा? ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल। ठीक, इस तरह से हमें पता चलता है। तो इस तरह से हमने दोनों एंगल निकाल लिए। अब क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की ऊंचाई पता लगानी है। बिल्कुल लगाएंगे भाई, क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक, करते हैं क्वेश्चन। तो इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे लेते हैं। ये देखिए A B C D E। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको नाम दे लिया। अब क्या करते हैं? आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। अब क्या है देखिए, तो अब हमें पता चल गया बिल्डिंग और ये टावर। देखिए ये 7 मीटर है, तो यहाँ तक क्या हुआ? ये 7 मीटर हो गई ये भी। ठीक है, अब देखिए टावर की जो ऊंचाई होगी, जो टावर की ऊंचाई वो कितनी है? AB प्लस BC। भाई टावर तो जमीन से लोगे ना, अर्थ से, कि बिल्डिंग के ऊपर से थोड़ी ना नापना है टावर को। तो टावर तो नीचे खड़ा है जमीन पे, तो यानी कि आपको क्या करना है? टावर की ऊंचाई कितनी हुई? BC प्लस AB, ये ऊंचाई हुई। तो टावर की ऊंचाई तो भाई BC तो हमें पता है, पहले से ऑलरेडी पता है। हमें क्या निकालना है? AB और पता चल जाए तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी, टावर की हाइट वहाँ से हमारी आ जाएगी। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं। तो देखिए भाई हमारे 2 ट्राइंगल बनने हैं। एक ट्राइंगल ये बनना है, ठीक, वेरी गुड। और एक ट्राइंगल कौन सा बनना है? एक ट्राइंगल ये बनना है। ठीक है, यानी कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे। ठीक, कोई इशू नहीं। हाइट पता करनी है हमको। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में देखिए तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए, निकालना है। तो भाई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर आता हो। ठीक, दूसरी चीज़, एक ट्राइंगल ये बनना है। तो देखो भाई इस ट्राइंगल में क्या है? 45 के सामने का परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। अब ये देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है? मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं आप, तो हमेशा ये चीज़ को पकड़ के चलो कि कॉमन चीज़ क्या है। तो देखो भाई इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? बेस है कॉमन। देखो बेस, ये DC जितना है उतना ही तो BE है, या EB इतना है, तो जितना भाई DC होगा उतना ही तो BE होगा। तो यानी बेस तो दोनों का सेम ही है भाई। सेम डिस्टेंस बेस किसकी है? सेम डिस्टेंस इसकी है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले ट्राइंगल में देखो एक एंगल पता है, एक हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल लेंगे। वेरी गुड। जब बेस आ जाएगा तो इसका बेस, ट्राइंगल ABE का बेस नहीं पता चल जाएगा आपको, यानी कि इसका बेस की जो डिस्टेंस है वो, और ऊपर वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो, दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यानी कॉमन चीज़ को पकड़ो हमेशा। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल से बेस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? इस वाले ट्राइंगल से क्या करेंगे? बेस निकालेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से बेस मिल जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ सबसे पहले इन ट्राइंगल ECD। क्या कर रहा हूँ मैं? इन ट्राइंगल ECD।
इस ट्राइंगल में मैं ले रहा हूँ। तो देखिए क्या है, थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशियो लगाऊं मैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा tan थीटा। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे tan 45 इक्वल टू tan 45 के सामने वाला 7 मीटर है यानी कि परपेंडिकुलर, तो पहले मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइड बाय बेस DC, ऐसे लिखूंगा। हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ED की वैल्यू पता है, क्या पता है, 7 मीटर। DC की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DC की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। वेरी गुड भाई, ये तो कमाल हो गया, 7 मीटर आ गई ये वैल्यू। ये कितनी आ गई, 7 मीटर। तो देखिए अब जब DC की वैल्यू 7 मीटर है तो EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है, इजीली, क्योंकि हम जानते हैं कि DC बराबर EB, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, EB बराबर 7 मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरह से करेंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये ट्राइंगल है ABE, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, इस वाले ट्राइंगल में करते हैं। देखिए तो भाई 60 डिग्री है, 60 के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बेस आपको पता है, थीटा पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना। फिर से tan लगा दीजिए अगेन, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला पहले लगाइए, परपेंडिकुलर कितना है, AB डिवाइड बाय बेस कितना है, EB, ठीक। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 टेबल से वैल्यू। तो ये तो क्विक जल्दी से आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। और आप देख रहे हैं जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल ही हमारे सामने आ रहे हैं, 30, 45, 60, यही ज़्यादातर एंगल, 3 एंगल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं बार बार, ठीक है। 0 डिग्री 90 डिग्री तो ना के बराबर ही यूज हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, AB की वैल्यू रखें, AB की वैल्यू तो निकालनी है, पता ही नहीं है। EB की वैल्यू कितनी आई थी, 7 मीटर, अभी हमने किया है यहाँ पे। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है 7 इंटू √3 मीटर, ये आ गई AB की वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे भाई, देखो AB की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द टावर, ये है टावर AC, तो यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर इज, द हाइट ऑफ द टावर कितनी है भाई, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू, देखिए कितनी है, तो ये हाइट ऑफ द टावर कितनी है, AB प्लस BC। तो देखिए भाई कितनी है, AB की वैल्यू ये रही 7√3 प्लस, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गई भाई 7√3 प्लस 1, इतने मीटर। टावर की हाइट ये आ गई h, इसको आप h भी कह सकते हैं, टावर की हाइट पूरी यहाँ से यहाँ तक टावर की हाइट है h, तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, और इतने मीटर, भाई यूनिट लिखना ना भूल जाए बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से 7√3 प्लस 1 ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 13, इसमें क्या कहा गया, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि एक लाइट हाउस है, कितना ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम, तो यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है, तो ये जो लाइट हाउस है वो कितना है, 75 मीटर ऊंचा है, और उस 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से कोई चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है, देखी जा रही है, ठीक। क्या देखी जा रही, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, और ये कहाँ से 75 मीटर ऊंचा है, सी लेवल, समुद्र की सतह से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो भाई इस लाइट हाउस के ऊपर से, लाइट हाउस पर आप खड़े हैं, वहाँ से नीचे को देख रहे हैं कुछ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डिप कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं कुछ, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स, तो भाई आपने क्या देखा, वहाँ पे 2 जहाज हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, वहाँ पे 2 जहाज हैं जहाँ पे खड़े हैं या आ रहे हैं, 2 जहाज आपको दिखाई दिए, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 35 डिग्री एंड 45 डिग्री, कितने डिग्री है, 35 और 45, ठीक, ओके। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि एक जहाज दूसरे से पीछे हो, ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा इधर है, अगल बगल दाएं बाएं नहीं है, ठीक है भाई, बराबर बराबर में चल रहे हो। क्या है वो कह रहा है, एक के पीछे दूसरा है, जस्ट बिहाइंड, ठीक है। तो कह रहा है दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे, आगे पीछे हैं, ऑन द सेम साइड पे, यानी लाइट हाउस के सेम साइड है, ऐसे नहीं कि एक इधर है एक उधर है, ठीक है। जहाज के उसके लाइट हाउस के आगे पीछे नहीं है, ठीक है, यानी लाइट हाउस के दोनों साइड है, एक ही साइड पे दोनों शिप हैं, ठीक। ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, दोनों जहाज के बीच की दूरी का आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो केस क्या है, तो भाई हमने मान लिया ये क्या है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये आपके सी लेवल हो गया, समुद्र तल हो गया आपका, ठीक। यहाँ से कितना ऊंचा है,
75 मीटर। तो भाई ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर ऊंचाई, यहाँ पे बैठे हैं आप, ठीक है। आप लाइट हाउस पे चढ़ के बैठ गए और आप क्या देखते हो भाई, आप देखते हो वो आ रहा जहाज, शिप आ रहा है, देखो कहाँ आ रहा है, एक शिप ये रहा यहाँ पे है और दूसरा शिप कहाँ पे है, दूसरा शिप यहाँ पे है। तो एक शिप यहाँ पे है, दूसरा शिप यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आप जान लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से नापे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल से, तो ये, ठीक है। और ये तो भाई ये छोटा वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इनके करस्पॉन्डिंग 30 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखिए अब आप सीख गए होंगे कि अल्टरनेट एंगल कैसे निकालना है, और ये वाला कितना है 45 डिग्री। ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि भाई ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन दो शिप्स, यानी एक शिप्स ये था, एक शिप्स ये था, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस देखो, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो एक शिप ये रहा, दूसरा शिप ये रहा, तो ये आपको निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। वेरी गुड भाई, ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। हमने उस डिस्टेंस को कितना मान लिया, x, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इनके नाम दे देते हैं कुछ, चलिए A B C D। तो क्या नाम कर दिया, A B C D हमने इनके नाम रख दिए हैं। चलो भाई नामकरण कर दिया, कोई बात नहीं, हम पंडित जी भले से नहीं थे लेकिन कर दिया हमने इनका नामकरण, चलिए अच्छी बात है। तो भाई क्या था, जब इनका नामकरण हो गया है तो देखिए क्या ट्राइंगल बनते देख रहे हैं। हमारा काम है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करना। भाई हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। देखो दो बनना है यहाँ पे, एक ट्राइंगल ये बनना है भाई ABC बनना है, वेरी गुड दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्राइंगल क्या बनना है, ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनना है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कॉमन चीज को पकड़ लो जाके, तुरंत कॉमन चीज दिखे, छोड़ना मत। तो देखो भाई इस ट्राइंगल में ये तो बेस है, हाइट ये है, परपेंडिकुलर ये दो दिख रहा 75 मीटर, ये इसमें भी है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये क्या है, कॉमन यही है। तो यानी कि इस बार तो ये AB साइड जो दिखा रही है दोनों में कॉमन है, बस इसी को पकड़ लो, क्वेश्चन सॉल्व होना है। यानी दोनों ट्राइंगल में ऐसा क्वेश्चन आपको लगाना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें AB आए, ये साइड आए, और क्या है निकालना, क्या है XA, तो यानी बेस वाली साइड निकालनी है, तो ये बेस आए, यानी ये आए और ये नीचे वाला पोर्शन आए। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों ट्राइंगल में लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में होगा। तो करते हैं, देखो भाई ये किया, ठीक। तो सबसे पहले ले रहे हैं छोटा वाला ट्राइंगल, ले ले, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं भाई, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC देखिए क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या लगाएं, देखिए एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और क्या चाहिए हमको, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि 10, तो यहाँ पे लगाते हैं हम 10, 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, ठीक है। 10 45 की वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, अभी पिछले क्वेश्चन में ही किए हम। 10 45 1, AB की वैल्यू 75 डिग्री 75, ठीक है, वेरी गुड। BC की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, BC की वैल्यू आ जाएगी 75, वेरी गुड मीटर। तो BC की वैल्यू आ चुकी है 75, तो यहाँ पे लिख दें इसको भाई, जब आ गया है तो यहाँ पे लिख दो, आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। चलिए यहाँ तक आ गया, अब आगे चलते हैं। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, कहाँ है बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ABD, ये रहा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABD, फिर से वही 30 के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हुआ क्या परपेंडिकुलर, और बेस कहाँ पे, ये बेस है आपका कौन सा है, BD बेस है, तो क्या करेंगे फिर 10, परपेंडिकुलर बेस कौन सा है 10, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे करते हैं आगे देखिए। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, हो गया आपका AB, और बेस कितना हो गया BD, ठीक है। अब देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, वेरी गुड। AB की वैल्यू देखिए कितनी है 75 दी हुई है, BD नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 75√3, ठीक है, ये आ गई जी BD की वैल्यू। तो दोनों ट्राइंगल हमने सॉल्व किए, एक से BC की वैल्यू आई और एक से क्या आई BD की वैल्यू। अब देखिए ये जो हमारे दो शिफ्ट थे, एक शिफ्ट पॉइंट नंबर D पे था, एक शिफ्ट कहाँ पे था हमारा, पॉइंट नंबर C पे। अब इनके दोनों के बीच की दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालनी, तो कितनी है CD है। तो देखो CD को हम क्या लिख सकते हैं, BD और माइनस BC, यानी इस पूरी वैल्यू में से अगर इतनी वैल्यू घटा दी जाए तो CD की वैल्यू आ जाएगी, वेरी गुड आएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू कितनी हो जाएगी
ये हो जाएगी आपकी सी डी, जिसको हम एक्स भी कहते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी माइनस आपका सी डी, बी डी माइनस कितना हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी। ठीक, तो बी डी की वैल्यू देखिए कितनी थी, 75√3, ये है थी 75√3, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी की 75, तो ये घटाइए, तो देखिए दोनों में 75 कॉमन आ रहा है, तो कितनी आ गई, √3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए, फिर से देख लीजिए, आंसर आ गया 75√3 माइनस 1, ये आ गई आपकी एक्स की, यानी दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस। और हाँ, यूनिट लिखना ना भूलिएगा, यूनिट आ रही है मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो फिर कहना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन हो, हमेशा कॉमन चीज को आपको पकड़ते हुए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, देखिए लड़की स्पॉट ए बैलून, इसने एक बैलून को स्पॉट किया, यानी इसने बैलून को देखा है, किसी पॉइंट पे देखा है, मूविंग विद द विंड, और वो बैलून क्या कर रहा है, विंड के साथ साथ मूव कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है इन हॉरिजॉन्टल लाइन। और बैलून कैसे बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब है बैलून ऊपर नहीं जा रहा है, बैलून किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है। ये उसने लड़की ने 1.2 मीटर की जो लड़की है उसने ऑब्जर्व किया है। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैलून ऊपर नहीं बढ़ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर, और कितनी ऊंचाई पे, 88.2 मीटर ऊंचाई पे, यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है, और अब और ऊपर नहीं जा रहा है, कहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम ग्राउंड, और ये ऊंचाई कहाँ है, गुब्बारे की जो बैलून की ऊंचाई है वो कहाँ से है, ग्राउंड से है। ठीक, फुल स्टॉप। द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ होता है, नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर देखी जाती है तो एलिवेशन होता है, और जब नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन होता है, डिप करते हैं हम। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, तो वो जो लड़की है उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है, यानी लड़की की आंखों से, और लड़की क्या है, खुद 1.2 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो यानी कि जो बैलून है वो तो धरती से, अर्थ से ऊंचा है 88.2, और लड़की कहाँ से, वो भी अर्थ से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेकिन लड़की की जो आंखें हैं वो कहाँ पे हैं, 1.2 मीटर की हाइट पे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइज ऑफ द गर्ल एट एन स्टैंड, किसी पॉइंट पे, किसी समय पे, फुल स्टॉप, इज 60 डिग्री, कितना देखा उसने, 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है टू 30 डिग्री, यानी कि वो 30 डिग्री हो जाता है, यानी पहले कितना था, 60 डिग्री। तो क्या कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, तो बैलून ने, इस गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, वेरी गुड। तो हम फिर से कह रहे हैं, आपको पहले भी बताया है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आए, तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन चीज़ को पकड़ना है, कॉमन चीज़ देखनी है क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने मानी है अर्थ, ये क्या हो गई, अर्थ हो गई है, यहाँ से ऊपर क्या है, तो ये लड़की जो है कितनी ऊंची है, ये लड़की जो है 1.2 मीटर ऊंची है, तो यानी इसकी आइज़ कहाँ होगी, यहाँ पे इसकी आइज़ होने वाली है। ठीक है, यहाँ से एंगल बना रही है, तो देखो क्या है, जब उसने स्टार्टिंग पहले पॉइंट पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी बैलून ये था, तो इसका एंगल कितना बनना था, 60 डिग्री। वेरी गुड। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद देखा तो कितना बना बैलून का एंगल, 30 डिग्री, तो यानी दो एंगल बनना है डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए ये 1.2 मीटर है, ये जो बैलून है इसकी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर, कहाँ से, अर्थ सरफेस से। अब ये हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, तो ये कितनी बची, यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितनी बची, 87 मीटर बची है। ठीक, इस तरह से 87 मीटर बची है। तो अब इस ट्राइंगल में इसको नाम दे दीजिए कुछ, तो ये दे दिया हमने ABC, और इसको दे दिया C, तो हो गया ABC, इसको दे दिया D, और इसको दे दिया E। तो कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, यानी कि पहले ABC ट्राइंगल लेने वाले हैं। तो देखो हम जानते हैं कि थीटा के सामने का क्या होता है, ठीक है, थीटा के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये AB आपका परपेंडिकुलर हो गया। छोटे वाले ट्राइंगल में लगाने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC 10 लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी डिस्टेंस, BD हमको निकालनी है। ठीक, तो BD हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC 10 60 इक्वल टू, 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB डिवाइड बाय कितना है, BC। ठीक, 10 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3 होती है। AB की वैल्यू कितनी है भाई, AB की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, तो AB की वैल्यू हम अभी यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक, तो क्या करना चाहिए हमको, AB की वैल्यू पता है क्या, देखिए
यहाँ पे पता है ये जो ED है, क्या ED हमारी AB के बराबर है? बिल्कुल AB के बराबर है, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 87 डिवाइड बाई BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 87√3। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक। आगे चलेंगे, अब कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं? तो इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, क्या नाम है इसका? CED ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल CED। तो इसमें क्या देखिए, फिर से वही लगाएंगे, 10 कितना 30 डिग्री, दिस टाइम कितना है 30 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है ED। देखिए 30 के सामने वाला एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ED डिवाइड बाय बेस। अब देखिए बेस कितना है, इस बार बेस कितना है, C से लेकर D तक है। कितना है बेस? C से लेकर D तक। वेरी गुड। तो 10 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1/√3। ED कितना है, फिर से वही 87 डिवाइड बाई CD। तो दिस टाइम CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 87 डिवाइड बाई √3। इक्वेशन नंबर 2, ठीक। हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमको क्या फाइंड आउट करना था? तो हमको फाइंड आउट करना था क्या, बैलून के द्वारा चली गई दूरी, बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, द डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ट्रेवल्ड बाय बैलून, ठीक है। कितनी हो जाएगी, देखिए तो ये हो जाएगी आपका CD माइनस CB, यानी कि आप कह सकते हैं ये वैल्यू आ जाएगी आपकी BD के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे रब आउट कर ले रहे हैं, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 87√3 माइनस 87 डिवाइड बाई √3, वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी आ रही है आपकी, देखिए तो ये आ जाएगी 87, कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 87 एलसीएम लेंगे नीचे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, ठीक है। इस तरह जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 2। आगे सॉल्व करते हैं, पॉज करके इसको नोट करिएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो ये आ गया 87 × 2 डिवाइड बाई, नीचे क्या है √3। कभी भी ये प्रिफर नहीं किया जाता एग्जामिनर के द्वारा कि रूट की जो वैल्यू है वो नीचे आए, हमेशा उसको ऊपर लाने की कोशिश हम करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा, इसको करेंगे 87 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 × 2 √3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 × 2 √3, ठीक है। 3 से 87 को काटेंगे, कितने टाइम्स कटेगा, 29 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया 29 × 2, ये हो जाएगा आपका 58√3। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे, एक सीधी सड़क जा रही है, वेरी गुड, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कहाँ तक जा रही है, एक टावर के फुट तक। तो ये भाई मान लिया हमने ये टावर है, ये टावर का फुट हो गया, ये टावर का टॉप हो गया, ठीक है। ये फुट है, तो यहाँ से भाई सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, ये क्या है, सड़क है, वेरी गुड, सड़क जाने दो, ठीक। टावर, फुल स्टॉप। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, टावर के टॉप पे खड़ा है, ठीक, खड़ा रहने दो। ऑब्जर्व्स, और वो क्या देखता है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार है एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसका कितना है, ऑफ 30 डिग्री। अब भाई कार है तो कार सड़क पे ही होगी, ठीक है। तो ये मान लिया भाई ये रही कार और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से नापा जाता है, हॉरिजॉन्टल से कितना, 30 डिग्री। तो नीचे को मापा जाता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल से कहाँ, नीचे डिग्री, कितना एंगल उसने बनाया वो एंगल, तो ये 30 डिग्री। तो हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल, वेरी गुड। आगे चलते हैं 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। और ये कार कहाँ जा रही है, यहाँ जो कार है वो कहाँ जा रही है, फुट ऑफ द टावर, यानी इस तरफ चलने की कोशिश कर रही है, टावर के फुट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वेरी गुड। टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, और कैसी से, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है उसकी, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है, ठीक, वेरी गुड। आगे चलिए, फुल स्टॉप। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब वो उसी कार को, वो आदमी जो टॉप पे बैठा है, वो कार को फिर से देख रहा है, कब देख रहा है, 6 सेकंड बाद। वो क्या हो जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। भाई कार तो इधर मूव कर रही थी, फुट की तरफ, ठीक है, टावर की तरफ मूव कर रही थी, तो इधर ही मूव कर रही, तो अब यहाँ पे पहुंचा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल कितना पाया गया, 60 डिग्री। तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अल्टरनेट एंगल ये हुआ 60 डिग्री, इसलिए
ठीक, आगे चलते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कार टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी वो आप फाइंड करो फ्रॉम दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट से? दिस पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट से आपको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक वो फाइंड करना है। नाम दे देते हैं ABCD। अब देखिए जब हमने नेमिंग कर दिए तो उसके आगे चलते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज करो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये एक ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है। सपोज करो मुझे ये दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 3/5। सपोज करो क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये क्या होता था परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या लिखता था 3K, और हाइपोटेनस को क्या लिखता था 5K। यानी कि जब भी रेशो कोई हुआ करता था तो उस रेशो को मैं एक कांस्टेंट अप्लाई करके वहाँ पे उस कांस्टेंट के साथ में यहाँ पे कांस्टेंट के साथ अप्लाई करके उसको 3K और 5K लिख दिया करता था, ठीक है। तो यानी K क्या हुआ था करता था वहाँ पे, कांस्टेंट हुआ करता था। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ये यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक। चलिए आगे कर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन की समस्या देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे अगर बोर्ड पे दिखाई ना दिया करे तो एक बार आप NCERT की बुक अपनी प्रेफर किया करिए, उसको सामने लेके बैठा करिए और देखा करिए क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या वर्ड्स हैं। तो अब देखते क्या करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है, दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, एक छोटा वाला ABC, एक बड़ा वाला ABD। दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल्स पता है हमें, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज़, टावर की हाइट नहीं पता, ये भाई साहब टावर हैं कितने ऊंचे हैं, मान लिया H ऊंचाई ऊंचे हैं, ये भी नहीं पता हमें। टावर की ऊंचाई भी नहीं पता, वेरी गुड, चलो भाई। और कोई डिस्टेंस भी नहीं, बेस भी नहीं पता, बेस में पूरा बेस क्या आधी थोड़ी बहुत हाइट भी नहीं, डिस्टेंस भी नहीं पता है, हाइपोटेनियस भी नहीं पता है किसी का, बस क्या पता है 6 सेकेंड। एक टर्म क्या आया इसमें 6 सेकेंड्स, ठीक है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ऐसे होता है, ठीक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जहाँ पे उसने क्या कहा है, स्पीड के बारे में कहा है, यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ गई भाई, स्टैंडिंग एट डिप्रेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ये मिल गया भाई साहब, ये रहा। तो स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी स्पीड जब वो गाड़ी चल रही है तो स्पीड घट नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो स्पीड को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट। तो ये स्पीड जो एस, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो यानी कांस्टेंट क्या, जैसे वहाँ पे हम लिख रहे थे ना 3K 5K इस तरह से, तो K क्या है, कांस्टेंट हुआ करता है। तो ऐसी स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब देखो D से C तक मूव करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, तो देखें ये जो डिस्टेंस है D से C तक की, ये दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है, कांस्टेंट। टाइम कितना लगा था 6 सेकेंड, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6s। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6s। समझ में आई बात, ये डिस्टेंस कैसे है 6s, जहाँ पे s क्या है, स्पीड जो कि कांस्टेंट है, उसको k की तरह ट्रीट करना एज k। और 6 क्या है, ये टाइम है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, या इसको k भी ट्रीट कर सकते हैं आप, ठीक है, जो कि स्पीड है, जो कि कांस्टेंट है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से C से लेकर B तक, यानी BC की डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे आएगी हमारी, सपोज करो ऐसे आ जाए, ये सपोज करो आ जाए 10s। अगर ये 10s आ गई तो उसमें 10 क्या है, 10 हमारा है टाइम, तो टाइम ही तो निकालना है। यानी हमें जो दूरी है BC दूरी जो है उसको ऐसे 10s 19s कुछ भी आ जाए, s के टर्म में आ जाए, तो s की मल्टीप्लाई में जो डिजिट रखे हुए जो नंबर रखा होगा वो क्या शो करेगा, हमारा टाइम को शो करेगा, और वही तो हमें निकालना है। यानी आपको इस CB दूरी को s के पद में x के टर्म्स में आपको निकालना है, ये आपको करना है। चलो कोशिश करते हैं। तो देखो भाई सबसे क्या पहले क्या करते हैं, दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC है छोटा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बड़ा है ABD, दो ट्राइंगल बने हैं राइट एंगल। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कॉमन चीज को पकड़ो, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, तो देखो ये हाइट, ये जो क्या है आपका हाइट है, टावर की हाइट है h, ये छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में भी आ रही है, बड़े वाले में आ रही है, h को पकड़ लो, ठीक। तो देखो पहले मैं लेता हूँ छोटे वाले ट्राइंगल में, और इस दूरी को जो CB दूरी है इसको कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। चलो अब लेते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या कर लिया मैंने, तो देखो भाई मैं 10 लगा दे रहा हूँ, 10 60। देखो 10 क्यों लगा रहा हूँ, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और निकालना है क्या, मुझे बेस निकालना है, निकालना क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस वाला कौन सा होता है, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या हो गया, 10 60 की वैल्यू रखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हुआ h, और बेस क्या हुआ x। आप उसकी डिस्टेंस रख के पहले वैल्यू रख दें AB डिवाइड बाई BC, ऐसे रख के भी एक स्टेप
कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। tan 60 की वैल्यू √3, h की वैल्यू h, ये x, तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे x√3, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। वहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, h = x√3। सिमिलरली अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में करने वाले हैं। देखिए अब बड़े वाले ट्राइंगल में कर रहे हैं, कौन सा बड़ा ट्राइंगल, ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ABD। लगाइए tan 30, tan 30 क्या है भाई, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि h हो जाएगा, वेरी गुड, h डिवाइड बाय बेस क्या है, तो भाई बड़े वाले ट्राइंगल के लिए तो बेस पूरा है, तो उसको वो कितनी वैल्यू हो गई, 6s प्लस x, 6s प्लस x, ये वैल्यू हो गई इस तरह से। तो इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 = h/6s प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6s प्लस x डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 h की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 h की वैल्यू, दोनों को बराबर रख दें, वेरी गुड, रख दो। तो ये आ गया x√3 = 6s प्लस x डिवाइड बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 = 6s प्लस x, तो √3 3x इक्वल टू 6xs प्लस x। तो देखो भाई x वालों को एक साइड ले आ जाओ, तो ये आ जाएगा 3x माइनस x = 6s, तो ये x 2x = आ गया 6s, और ये आ गया x की वैल्यू 6/2 इंटू s। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3s। x की वैल्यू यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो सॉरी कितनी आ गई, ये 3s। अब बताओ, देखो b से c तक की दूरी है, c से b तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3s। अब उसमें 3 क्या है, 3 तो उसमें टाइम है ना, और s क्या थी, स्पीड थी, कांस्टेंट थी। तो देखो भाई डिस्टेंस कितनी आई, 3s, तो डिस्टेंस में s क्या है, s तो स्पीड है, और बाकी जो रखा 3 क्या है, वो क्या टाइम है। तो लिखोगे, अब आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं किसी एक को रब कर दे रहा हूँ, बीच वाले पोर्शन को रब आउट कर देना। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आपको आंसर किस तरह से लिखना है, आपको लिखना है द टाइम टेकन टू रीच फुट ऑफ द टावर, टू रीच फुट ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी, ये भी लिखना है, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, सी, फ्रॉम पॉइंट सी = 3 सेकेंड्स। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो यानी इसने दो कॉन्सेप्ट, वो कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जो था उसको, और इस वाले को, हाइट एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया। तो जब भी दो किन्हीं रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं एक साथ, तभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, हाँ आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको कैरी ऑन कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को देख रहे हैं, कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर, यानी किसी टावर के टॉप पे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई एक टावर तो बनाना ही पड़ेगा, ये लो बना लिया भाई टावर, ये अर्थ हो गया, जमीन भी बनानी पड़ेगी, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, दो डिफरेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। और ये कहाँ से है, ये टावर का बेस है, यहाँ से एक कहाँ पे है, 4 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर की दूरी हो गई। दूसरा कहाँ से है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने कितने हैं भाई, फ्रॉम बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, उधर की साइड नहीं है, एक ही साइड है, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे एंगल, यानी दो एंगल हैं, एक है θ1 और दूसरा है θ2, अगर दोनों का समेशन क्या है 90 डिग्री होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, इसलिए हम कह रहे हैं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस साल आपके एग्जाम्स में ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है फिलहाल। फिर भी कैरी ऑन करते हैं, देखिए आने वाले ईयर्स के लिए ये क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। तो देखो भाई, हाँ, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको प्रूव करना है कि हाइट क्या है, 6 मीटर होगी।
तो देखो भाई दो एंगल्स थे, ठीक है, किसी भी को मान लो, एक को मान लो थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, किसी भी एक एंगल को देखो मैंने क्या कहा, दो एंगल का समेशन क्या है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना 90। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं θ1 बराबर 90 माइनस थीटा, यानी एक एंगल थीटा तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा है। ठीक, एक चीज़ तो ये आपको, तो किसी भी एक को मान लो आप थीटा, दूसरे को मान लो 90 माइनस थीटा। अब देखो भाई ये टावर का फुट है तो इसको मान लो A B C D। अब देखो भाई B से C तक की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर और B से D तक की 9 मीटर। तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको 5 मीटर लिख सकते हैं भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये कितनी बची, इसमें से पूरी वाली में से इसको घटा देंगे BC को, तो 5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 4 और ये कितनी है 5। अब मुझे क्या करना है, फिर से लगा दीजिए वही थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो भाई मुझे टावर की हाइट ही तो निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर तो निकालना ही निकालना है, और बेस भी दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा लगने वाला है, लगाइए। ठीक, ये लो भाई लगाते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, क्या लेंगे tan थीटा इक्वल टू h/4 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मैं सीधे सीधे करता हूँ, आप AB डिवाइड बाय BC भी कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको h/4 तो इसको यहीं पे लिखा रहने दो, इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड, यहीं छोड़ दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, tan बस थीटा की जगह क्या रखना है 90 माइनस थीटा इक्वल टू h डिवाइड बाई, अब देखो बेस क्या हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9, h/9 इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट, अब क्या करते हैं भाई, दो इक्वेशन हो गई। अब देखिए इससे पहली और दूसरी इक्वेशन में h आ रहा है, तो h की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 4, इधर जाएगा तो 4 tan थीटा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 tan 90 माइनस थीटा। तो दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं क्या कर रहा हूँ, 4 tan थीटा इक्वल टू 9 tan 90 माइनस थीटा, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये 4 9 इनको एक एक साइड कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, तो tan थीटा डिवाइड बाई tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4, ऐसे करके ये आ गया। ठीक, अब देखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यू होती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान कर लीजिए, ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला था, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ये कराना नहीं चाह रहा था, फिर भी देखते हैं। तो देखो भाई क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये सॉरी ऐसे कह सकते हैं आप, गलत लिख दिया मैंने, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ऐसे होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होता है, ये रिलेशन होता है tan और cot में, यानी tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, cot थीटा के बराबर। या आप इसका ऐसे कह सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो इसमें यूज होने वाला है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्राइंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आता है, इसलिए जो कि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए तो चेंज होकर क्या आएगा, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। अब देखिए हम जानते हैं tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा 1/cot थीटा क्या लिख दूंगा मैं, tan थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इक्वल टू 9/4, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/4, स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 3/2। वेरी गुड, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से tan थीटा की वैल्यू रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में tan थीटा की वैल्यू रख दें, तो ये देखो फ्रॉम इन इक्वेशन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, tan थीटा की वैल्यू रख दी 3/2 इक्वल टू h/4। तो देखो भाई क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 4 × 3 डिवाइड बाई 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर्स। तो ये प्रूव हो गया कि भाई इसकी टावर की हाइट 6 मीटर थी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को